हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है एसेंशियल्स ऑफ ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? इट इज़ एन एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ। सेक्शन 2 सबसेक्ट एच ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 कॉन्ट्रैक्ट को कैसे डिफाइन करता है? एन एग्रीमेंट एनफोर्सेबल एट लॉ इज़ ए कॉन्ट्रैक्ट। तो कॉन्ट्रैक्ट दो टर्म से बना है, एग्रीमेंट प्लस लीगल एनफोर्सेबिलिटी। तो सेक्शन 10 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 कहता है कि देयर आर सर्टेन कंडीशंस विच ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट शुड सेटिस्फाई, तभी हम कहेंगे कि दैट इज़ ए लीगल कॉन्ट्रैक्ट। एसेंशियल्स ऑफ ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नंबर 1 है लॉफुल ऑफर एंड लॉफुल एक्सेप्टेंस। इसका क्या मीनिंग हुआ कि दो पार्टीज जो आपस में कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो जो ऑफ़र होनी चाहिए दैट शुड बी लॉफुल बाय वन पार्टी एंड द पार्टी एक्सेप्टिंग इट शुड आल्सो बी लॉफुल। इसका क्या मीनिंग है कि जो एक वैलिड ऑफ़र की जो कंडीशंस होती हैं दैट शुड बी फुलफिल्ड, देयर शुड बी लीगल रिलेशनशिप बिटवीन द पार्टीज। तो इसमें क्या है कि कम्युनिकेशन है, टर्म्स एंड कंडीशंस है, दे शुड बी क्लियर एंड दे शुड बी कम्युनिकेटेड प्रॉपरली। एक्सेप्टेंस भी लॉफुल होनी चाहिए, इट शुड बी विदाउट एनी कंडीशन एंड इट शुड बी कम्युनिकेटेड इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम। जितना भी ऑफ़र को एक्सेप्ट करने के लिए टाइम दिया गया है उस टाइम में ही ऑफ़र अगर एक्सेप्ट हो जाती है तो हम कहेंगे कि इट इज़ ए लॉफुल एक्सेप्टेंस। सेकंड एसेंशियल है इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप एमंग दी पार्टीज़, कि जो दोनों पार्टीज़ हैं जब वो आपस में कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं तो उनकी जो इंटेंशन होनी चाहिए दैट शुड बी ए लीगल डील और आपस में लीगल रिलेशनशिप अराइज होना चाहिए। लीगल रिलेशनशिप का क्या मीनिंग हो गया कि ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो कोर्ट में लागू किया जा सके। इसमें एक बड़ा फेमस केस है बालफोर वर्सेस बालफोर। एक हस्बैंड ने अपनी वाइफ को ये एश्योरेंस दी कि वो $30 हर मंथ उसको अलाउंस देगा, लेकिन बाद में हस्बैंड वाइफ दोनों अलग हो गए और हस्बैंड ने $30 देना बंद कर दिया। तो वाइफ ने कोर्ट में केस किया, लेकिन जो फैसला हुआ वो ये था कि ये एक डोमेस्टिक नेचर का एग्रीमेंट था, इसलिए इट इज़ नॉट ए लीगल रिलेशनशिप या लीगल एग्रीमेंट। तो हस्बैंड जो है ही इज़ नॉट बाउंड टू पे द अमाउंट टू द वाइफ। तो डोमेस्टिक नेचर की जो रिलेशनशिप होते हैं या एग्रीमेंट्स होते हैं डोंट क्रिएट लीगल रिलेशनशिप, तो वो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं माना जाता। थर्ड एसेंशियल है एवरी पार्टी शुड बी कॉम्पिटेंट ऑफ एंटरिंग इनटू ए कॉन्ट्रैक्ट। सेक्शन 11 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ये कहता है कि एवरी पर्सन इज कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट इफ ही इज द एज ऑफ मेजॉरिटी। मेजर होना चाहिए। सेकंड कंडीशन है ही शुड बी ऑफ साउंड माइंड, अनसाउंड माइंड का नहीं होना चाहिए। कानूनी तौर पर उसको कॉन्ट्रैक्ट फुलफिल करने के लिए डिसक्वालीफाइड नहीं होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल एक्स और वाई दो पर्सन थे, एक्स मेजर था और वाई माइनर था। एक्स जो है वो एक मनी लेंडर है, तो वाई ने एक्स से 10,000 रुपीज़ उधार लिया और अपना घर मनी लेंडर के पास गिरवी रख दिया, लेकिन वाई ने 10,000 रुपीज़ मनी लेंडर को वापस नहीं किए। लेकिन कोर्ट का जो फैसला है वो ये था क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट जो है वो क्या है, ये वॉइड कॉन्ट्रैक्ट है, क्योंकि जो वाई है वो माइनर है, ही इज़ नॉट कैपेबल ऑफ एंटरिंग इनटू ए कॉन्ट्रैक्ट। क्योंकि एक वाई पर केस कर दिया कि उसने क्योंकि अपना घर मेरे पास गिरवी रखा था तो मुझे कोर्ट ये इजाज़त दे कि मैं उसका घर बेचकर अपने 10,000 रुपीज़ रिकवर कर सकूं। लेकिन एज ऑफ मेजॉरिटी में वो नहीं पहुंचा, तो इसलिए जो एक्स और वाई के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट था वो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट था। तो जो एक्स मनी लेंडर है उसका वाई की प्रॉपर्टी पर कोई हक नहीं बनता। तो दिस इज़ कॉम्पिटेंसी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। नेक्स्ट है लॉफुल कंसिडरेशन। कंसिडरेशन क्या होती है? प्राइस और समथिंग इन रिटर्न। जब कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है तो उसके बदले में जो गिव एंड टेक होती है या समथिंग इन रिटर्न है दैट इज़ कॉल्ड कंसिडरेशन। तो जो कंसिडरेशन होती है दैट कैन बी इन कैश एंड दैट कैन बी इन काइंड ऑल्सो। इन कैश मतलब पैसा भी कंसिडरेशन हो सकता है या कोई प्रॉपर्टी ऑब्जेक्ट जो है दैट कैन ऑल्सो बी कंसिडरेशन। कि जो इन काइंड या इन कैश हम दे रहे हैं कंसिडरेशन, इमोरल नहीं होनी चाहिए, अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी नहीं होनी चाहिए, फॉरबिडन बाय लॉ नहीं होनी चाहिए या अनरियलिस्टिक नहीं होनी चाहिए, जो रियल में पॉसिबल ही ना हो। फॉर एग्जाम्पल नेक्स्ट है म्यूचुअल
कंसेंट कि जब कोई भी कॉन्ट्रैक्ट एंटर होता है तो दोनों जो पार्टीज़ हैं दे शुड अंडरस्टैंड सेम थिंग इन दी सेम सेंस, कि जो कॉन्ट्रैक्ट में दो पार्टीज़ हैं, एक पार्टी दूसरे पार्टी को जो समझाना चाहती है अगर उसने वैसे ही उस चीज़ को समझा है तो उसको हम कहेंगे कि इट इज़ ए कॉन्ट्रैक्ट इन विच देयर इज़ म्यूचुअल कंसेंट बिटवीन दी पार्टीज़। उनमें क्या होनी चाहिए, देयर शुड बी कॉमन अंडरस्टैंडिंग। जैसे एक्स के पास दो कार थी, एक ब्लैक कलर की कार थी, एक वाइट कलर की कार थी। तो उसने अपना जो फ्रेंड था वाई उसको बोला कि मैं तुम्हें अपनी एक कार 4 लाख रुपीज़ में सेल कर दूंगा। तो ये कॉन्ट्रैक्ट हो गया। पर इसमें एक्स ने सोचा कि मैं ब्लैक कार दूंगा, वाई ने सोचा कि मैं वाइट कार परचेज़ करूंगा। तो इसमें क्या हुआ कि इसमें जो कंसेंट है, म्यूचुअल कंसेंट एज इट इज़ अंडरस्टैंड नहीं हुई। जिस तरह एक्स वाई को समझाना चाहता था उसने उसको उस तरह नहीं लिया। तो इसमें क्या हो गया कि देयर इज़ नो कॉमन अंडरस्टैंडिंग बिटवीन दी पार्टीज़। तो इसलिए एब्सेंस ऑफ कॉमन कंसेंट है, तो देन देयर इज़ नो एग्रीमेंट बिटवीन एक्स एंड वाई। नेक्स्ट है फ्री एंड म्यूचुअल कंसेंट। म्यूचुअल कंसेंट जो किसी दूसरे पर्सन की कंसेंट ली जाती है वो क्या होनी चाहिए, इट शुड नॉट बी कॉज्ड बाई कोर्शन, ज़बरदस्ती ना ली गई हो, अनड्यू इन्फ्लुएंस करके ना ली गई हो, मिस रिप्रेजेंट करके ना ली गई हो, या फ्रॉड या मिस्टेक से ना ली गई हो। कोर्शन का क्या मतलब होता है कि ज़बरदस्ती किसी से अपने कंसेंट ना ली गई हो, या किसी और पर्सन का प्रेशर डाल के आप अनड्यू उसको इन्फ्लुएंस करके अगर आप कंसेंट लेते हो तो दैट इज़ ऑल्सो नॉट वैलिड। अगर कोई जो सब्जेक्ट मैटर है कॉन्ट्रैक्ट का उसको आपने गलत प्रेजेंट किया है तो भी वो म्यूचुअल कंसेंट नहीं मानी जाएगी। या आपने कोई फ्रॉड किया है या मिस्टेक की है इन दी कॉन्ट्रैक्ट तो उसको भी हम यही कहेंगे कि इट इज़ नॉट ए फ्री एंड जेन्युइन कंसेंट। म्यूचुअल वर्ड की जगह हम इसको जेन्युइन लिख सकते हैं, जेन्युइन कंसेंट होनी चाहिए। जैसे सपोज़ ए और बी दो पर्सन्स हैं, ए के पास एक फ्लैट है तो बी ने उसको ऑफ़र किया कि मैं तुम्हारा जो फ्लैट है वो 10 लाख रुपीज़ में लेना चाहता हूँ, लेकिन वो फ्लैट जो था वैसे वो 20 लाख रुपीज़ का था। लेकिन उसने एक ऐसे पर्सन को, एक सी ऐसा पर्सन है जिससे बी ने जो है लोन लिया हुआ था ऑफ रुपीज़ 20 लाख। तो ए सी के पास जाता है कि तुम बी को इन्फ्लुएंस करो कि वो मुझे अपनी प्रॉपर्टी 10 लाख में बेच दे। और बी जो है क्योंकि सी का लोन नहीं दे पाया तो उसके अनड्यू इन्फ्लुएंस में आ गया, उसके प्रेशर में आ गया। तो ज़बरदस्ती सी ने बी का प्लॉट ए को दिलवा दिया, जबकि जो बी था वो ये प्लॉट 10 लाख में नहीं सेल करना चाहता था। तो ये क्या हो गया, इट इज़ अनड्यू इन्फ्लुएंस। ऐसे ही कोई फैक्ट आप मिस रिप्रेजेंट कर देते हो, दैट इज़ ऑल्सो नॉट ए फ्री एंड जेन्युइन कंसेंट। नेक्स्ट है लॉफुल ऑब्जेक्ट, कि जो पर्पस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट है दैट शुड बी लॉफुल। जो आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं अगर उसका जो पर्पस है दैट इज़ इलीगल तो हम उस कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड नहीं मानेंगे। तो पहले जैसे मैंने बताया था, इट शुड नॉट बी फॉरबिडन बाय लॉ, इट शुड नॉट बी इमोरल और अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी। कॉन्ट्रैक्ट कैसा होना चाहिए, इट शुड बी लीगल, लॉफुल और लेजिटिमेट। इट शुड बी सच विच कैन बी एक्सेप्टेबल और एनफोर्सेबल बाय लॉ। लॉफुल इसका एग्जांपल क्या है कि जैसे सपोज ए बी और सी 3 पर्सन हैं, ये इन्होंने एग्री किया कि हम स्मगलिंग करेंगे और जो हमारा जो प्रॉफिट होगा वो आपस में हम शेयर कर लेंगे। तो ये कॉन्ट्रैक्ट क्या है, इट इज़ नॉट ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट क्योंकि इसका जो ऑब्जेक्ट है दैट इज़ नॉट लॉफुल, इट इज़ अनलॉफुल। तो इसका जो पर्पस है दैट इज़ अनलॉफुल, तो इसलिए ये कॉन्ट्रैक्ट जो है इट इज़ नॉट ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। नेक्स्ट है सर्टेनिटी ऑफ मीनिंग इन एन एग्रीमेंट। सर्टेनिटी ऑफ मीनिंग इन एग्रीमेंट का क्या मीनिंग है, जो वर्डिंग्स है एग्रीमेंट का दे शुड बी क्लियर एंड नॉट वेग और कंफ्यूजिंग फॉर द कंसर्न्ड पार्टीज़। क्योंकि जो अनसर्टन एग्रीमेंट्स होती हैं दे आर नॉट एनफोर्सेबल एट लॉ। जैसे ए और बी दो पर्सन्स है, ए ने बी को एग्री किया कि मैं 10,000 टन्स ऑफ ऑयल सेल करूँगा। इस एग्रीमेंट में ये कोई भी मेंशन नहीं किया गया कि कौन से काइंड ऑफ ऑयल जो है
उसके बारे में कोई भी बात नहीं की गई। तो ये क्या था कि वर्डिंग्स ऑफ द एग्रीमेंट वर नॉट क्लियर, ये कंफ्यूजिंग थे, तो इस एग्रीमेंट को हम वैलिड एग्रीमेंट नहीं कहेंगे। नेक्स्ट है पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस। पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस क्या कहता है कि अगर कोई एक्ट इम्पॉसिबल है, इट इज़ इम्पॉसिबल इन इटसेल्फ फिजिकली और लीगली, या जो एग्रीमेंट है दैट कैन नॉट बी एनफोर्स्ड बाय लॉ, तो हम कहेंगे इट इज़ एन इम्पॉसिबल एक्ट। और जो इम्पॉसिबल एक्ट है दैट इज़ वॉइड अकॉर्डिंग टू सेक्शन 56। सेक्शन 56 जो है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का, ये कहता है कि एग्रीमेंट इम्पॉसिबल एक्ट के लिए नहीं होनी चाहिए क्योंकि वो वॉइड होगी। अगर सपोज़ ए और बी दो पर्सनस हैं, ए के पास बेटा है, बी ए को कहता है कि अगर मेरे घर जो है लड़की पैदा होगी तो मैं उसकी शादी तुम्हारे बेटे के साथ करूँगा। लेकिन बी के घर में लड़की पैदा ही नहीं हुई, उसके घर में लड़का पैदा हुआ। तो क्योंकि बी के पास अब कोई लड़की पैदा ही नहीं हुई तो वो ए के साथ उसकी शादी नहीं कर सकता। तो ये क्या है, इट इज़ नॉट पॉसिबल टू परफॉर्म। तो ऐसा जो कॉन्ट्रैक्ट है पॉसिबल है, इट इज़ इम्पॉसिबल इन इटसेल्फ फिजिकली और लीगली, या जो एग्रीमेंट है दैट कैन नॉट बी एनफोर्स्ड बाय लॉ, तो हम कहेंगे इट इज़ एन इम्पॉसिबल एक्ट। और जो इम्पॉसिबल एक्ट है दैट इज़ वॉइड अकॉर्डिंग टू सेक्शन 56। नेक्स्ट है एग्रीमेंट नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वॉइड, कि जो कंट्री का लॉ है इट हैज़ नॉट डिक्लेयर्ड द एग्रीमेंट वॉइड। जैसे कि हम एक दुश्मन देश के साथ व्यापार नहीं कर सकते, तो अगर जो है दो कंट्रीज़ के जो बिजनेसमैन हैं वो आपस में ये कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं कि हम इस बिज़नेस को कंटिन्यू करेंगे ड्यूरिंग द वार, तो वो उस कंट्री का लॉ अलाउ नहीं करता, तो देन दैट एग्रीमेंट विल बी वॉइड। नेक्स्ट है लीगल फॉर्मेलिटीज़। लीगल फॉर्मेलिटीज़ का जब कोई भी कॉन्ट्रैक्ट एंटर किया जाता है तो जितनी भी उससे रिलेटेड लीगल फॉर्मेलिटीज़ हैं वो कंप्लीट होनी चाहिए, और जब तक वो कंप्लीट नहीं होंगी तब उस कॉन्ट्रैक्ट को हम कंप्लीट नहीं मानेंगे। जैसे अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी का सेल या परचेज होनी है तो दैट शुड बी इन राइटिंग एंड दैट शुड बी रजिस्टर्ड अंडर ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। तो जब तक वो रजिस्टर नहीं हो जाती और इन राइटिंग इमूवेबल प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र नहीं होती तब तक हम उस कॉन्ट्रैक्ट को कंप्लीट नहीं मानेंगे। तो स्टूडेंट्स ये थे एसेंशियल्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। अगली वीडियो में हम करेंगे टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।